हेलो दोस्तों, आपका इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं। दोस्तों, इससे पहले वाला भाग में हम लोगों ने पढ़ चुके हड़प्पा सभ्यता का परिचय, उसका लिपि कैसे था, नदी घाटी सभ्यता के बारे में भी हम लोग जान चुके हैं। हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा या सिंधु सभ्यता ही क्यों पड़ा, तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ चुके। काल निर्धारण यानी कि हड़प्पा सभ्यता का समय अवधि क्या था, इसके बारे में भी हम लोगों ने विस्तृत रूप से चर्चा की है। इसके बाद हम लोग देखे थे कि हड़प्पा सभ्यता के जो निर्माता थे, कौन से व्यक्ति थे, किन लोगों ने हड़प्पा सभ्यता का निर्माण किया था, वो भी हम लोग पहले वीडियो में चर्चा कर चुके थे। और हड़प्पा सभ्यता का उद्भव कैसे हुआ, इतनी बड़ी सभ्यता, नगर सभ्यता की बात अगर करें तो इसकी उद्भव कैसे हुई थी, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा किए थे। और हम लोग पिछले वीडियो में अंत में देखे थे हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वो कितनी बड़ी क्षेत्र में फैली हुई थी, है ना। तो इन सब की चर्चा हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके थे। आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं। ओके दोस्तों, तो हम लोग बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी अगर विशेषता अगर हम बात करें तो इसका नगर नियोजन प्रणाली था। यानी कि इस सभ्यता का जो नगरों का जो विकास हुआ था, नगरों का जो व्यवस्था था, वो बहुत ही ढंग से व्यवस्थित थी। एक उच्च कोटि की इंजीनियरिंग की व्यवस्था यहाँ पे देखने को मिलता है। नगरों में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, है ना। घरों का जो बनाया गया था वो भी बहुत अच्छे संगठन थे। उसके साथ आपका सड़कें चौड़ी चौड़ी होती थी, नालियां ढकी थी। तो कुल मिलाकर के देखेंगे तो इसका नगर नियोजन जो थी वो बहुत ही उन्नत किस्म की थी और सबसे बड़ी विशेषता इसकी यही थी। दूसरी बात करते हैं दोस्तों, तो जितने भी नगर थे ये दो भागों में बटा था। ये थोड़ा सा यहाँ स्पेलिंग गलती हो गया टाइपिंग में, ठीक है। तो जितने नगर थे, सभी नगर यानी कि हड़प्पा सभ्यता में जितने भी नगर है, सभी नगर दो भागों में बटा हुआ हमें मिला है, ठीक है। लेकिन इसका अपवाद एक है जहां से प्रश्न पूछ देता है। अपवाद कौन है, तो धोलावीरा, है ना। धोलावीरा ही एकमात्र ऐसा शहर है जो तीन भागों में बटा हुआ है, उत्तर, मध्य और निम्न, ठीक है। धोलावीरा तीन भागों में बटा हुआ। बाकी शहरें जो है वो दो भागों में बटा हुआ है, चाहे मोहनजोदड़ो की बात करें या हड़प्पा की बात करें या फिर लोथल की बात करें, ठीक है। सब आपका दो भागों में बटा हुआ, पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग में दोस्तों दुर्ग बना हुआ है, टीला के रूप में थोड़ा ऊंचा करके जो बनाया जाता था उस तरह का दुर्ग बना हुआ है ना। और ये संभवतः जो शासक वर्ग थे या उच्च वर्ग थे या जो कुलीन वर्ग की हम बात कर सकते हैं, ठीक है, दरबारी की बात कर सकते हैं, वो इस क्षेत्र में रहते थे, है ना। पश्चिमी भाग में वो लोग रहते थे और पूर्वी भाग में आम जनता रहते थे। आम जनता का निवास क्षेत्र था जो नीचे की तरफ था, यानी कि यहाँ ऊंचाई नहीं था। तो इस तरह से हम देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के जितने शहर हैं वो दो भागों में बटा हुआ है। अपवाद कौन है, तो धोलावीरा। और कुछ बातें जानते हैं तो हड़प्पा सभ्यता की जो दूसरी विशेषता है उनकी ग्रिड आधारित नगर नियोजन प्रणाली थी, ठीक है। यानी कि जितने भी नगर थे वो ग्रिड के थे, अनुरूप थे, ठीक है। इस तरह से ग्रिड बना हुआ था दोस्तों, ठीक है। ये ग्रिड बना हुआ था, सब एक दूसरे को समकोण पर काटता था, जिसमें सड़कें और गलियां एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। देखिए, सड़कें और गलियां एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जिससे क्या होता था कि शहर कई आयताकार खंडों में बट जाता था, ठीक है। आयताकार खंडों में शहर बट जाता था, विभाजित हो जाता था। तो ये बहुत ही उन्नत किस्म की नगर नियोजन प्रणाली वहां पे हमें देखने को मिलता है हड़प्पा सभ्यता में। इसके साथ और क्या विशेषता थी, तो यहाँ पे हड़प्पा के शहरों में उन्नत जल निकासी का प्रणाली था। यानी कि वहां का जो ड्रेनेज सिस्टम था, पानी निकालने का,
ये बहुत ही उन्नत किस्म का था, ठीक है। और घरों से निकलने वाला जो नालियां होते थे पानी, ये मुख्य नालियों में बहाया जाता था। मुख्य नालियां क्या था, जो बड़ी नाली वो ढकी होती थी। दोस्तों देखिए, आपको एक चीज और यहाँ बताने की कोशिश करेंगे कि जो ये जैसे मान लीजिए नाली है, नाली के बीच में यहाँ पे छोटी छोटी गोल आकार की कुआं के ऊपर गड्ढा बनाया जाता था, फिर नाली निकलता था। इससे क्या होता था कि नाली में पानी जो बह के आते थे उसके साथ जो कचरा आते थे वो यहाँ पे स्टोर हो जाता था और यहाँ से फिर उधर जाते थे, पानी निकल जाता था, कचरा यहीं रुक जाता था। इससे नालियां जाम नहीं होती थी। तो कितने उन्नत किस्म की थी। प्लस में ये नालियां ढकी होती थी, ठीक है। जैसे कि यहाँ आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से इधर से नालियां आ रही, इधर से आ रही थी, यहाँ बीच में कुआं पर गड्ढा बनाया जाता था, कुआं नुमा, है ना। इसमें जो भी कचरा आता था यहाँ पे रुक जाता था। और घर से जैसे ये मान लीजिए ये मुख्य नाली है, तो घर के जो पानी होते थे, छोटी छोटी नालियां, वो मुख्य नालियों में मिलते थे और मुख्य नालियां बड़े बड़े सड़कों में होते थे, है ना। और वो सारे शहर के जल को बाहर ले जाते थे। तो बहुत ही उन्नत किस्म की यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिलता है। जल निकासी प्रबंधन बहुत ही अच्छा था। दोस्तों और हम लोग बात करते हैं चन्हुदड़ों की। यह एकमात्र ऐसा नगर था जो दुर्गीकृत नहीं था। बाकी जितने भी नगर मिला सब दुर्गीकृत मिला। दुर्गीकरण का मतलब होता है कि घेराबंदी, ठीक है दोस्तों। तो सभी आपका घेराबंदी मिला है, केवल चन्हुदड़ो जो है ये घेराबंदी नहीं मिला है। और यह चन्हुदड़ो कहाँ स्थित है, तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यानी कि सिंधु नदी के बाएं तरफ ये स्थित है। और इसकी खोज किया था 1931 में एनजी मजुमदार ने खोज किए थे दोस्तों, ठीक है। चन्हुदड़ो की खोज किसने किया था, एनजी मजुमदार 1931 में। यहाँ से क्या क्या मिला है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो मनके बनाने का कारखाना मिला है। मनके का कारखाना आप देख सकते हैं, ठीक है। मनके का कारखाना मिला है। और जो मनके जो बनाया जाता था वो कौन सी वस्तु का था, तो वो था सेल खड़ी का। सर्वाधिक मनके किसका बनता था, सेल खड़ी का। इससे पहले वीडियो में दोस्तों हम लोग बताए थे, चर्चा किए थे कि जो मोहरें बनाई जाती थी वो भी सेल खड़ी का बनाया जाता था। साथ में दोस्तों लड़कियों या स्त्रियों को प्रसाधन का वस्त्र मिला। प्रसाधन मतलब कि लिपा पोती, जो वो ब्यूटी पार्लर का सारे वस्तुएं चन्हुदड़ों से मिले हैं। जैसे कि लिपस्टिक चन्हुदड़ों से मिला है, आप देख सकते हैं। आभूषण मिला है, ठीक है। काजल मिला है, कंघा मिला है बाल संवारने के लिए, दाढ़ी बनाने के लिए उस्तरा मिला है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, चित्रों में दिखाया गया है। और क्या मिला है चन्हुदड़ों से, तो मिट्टी की पकी हुई पाइप नुमा नालियां, यानी कि वहां पे जो नालियां था वो भी पका हुआ था। कच्ची नालियां नहीं थी, पकी नालियां थी, मजबूत नालियां थी। तो ये सारी चीजें दोस्तों चन्हुदड़ों से मिला। आगे हम लोग बात करते हैं कालीबंगा की। तो कालीबंगा का खोज किया था अमलानंद घोष ने 1951 ईस्वी में। कालीबंगा की खोज किसने किया था, अमलानंद घोष 1951 में। यह राजस्थान के गंगानगर जनपद में स्थित है। दोस्तों जैसे मैंने बताया कि जितने शहर मिले वो दो भागों में बटा हुआ मिला है, एक केवल धोलेवेरा को छोड़ करके। तो ये जो कालीबंगा ये भी दो भागों में थे, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग, ठीक है। लेकिन इन दोनों भागों को अलग अलग दुर्गीकृत किया गया था। देखिए इसकी विशेषता क्या थी कि इन दोनों को अलग अलग दुर्गीकृत किया गया था। और यहाँ कालीबंगा से क्या मिला है, तो जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। और जो जुताई जो किया गया है वो आड़ी तिरछी जुताई किया गया है। जब जूते हुए खेत के साक्ष्य मिलेगा दोस्तों, यानी कि जुताई होगा, तो इसका मतलब है कि खेती के प्रमाण मिले हैं यहाँ पे, खेती करने का। इसके साथ अगर खेती होता है तो जैसे आज के समय में हम लोग एक साथ बहुत सारे खेती करते हैं, उसी तरह एक साथ दो फसलों को उगाने के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। यहाँ के कालीबंगा के जो मकान होते थे, हर मकान में कुएं के साक्ष्य मिले हैं। पानी पीने और इसके लिए क्या होता था, कुआं बनाया जाता था, तो कुएं के साक्ष्य मिले हैं। उसी तरह से आयताकार अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, वेदिकाएं मिले हैं, ठीक है। और दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग, कालीबंगा से हमें भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, है ना दोस्तों।
कितने इंटरेस्टिंग है। कालीबंगा से भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। और एक चीज अगर हम बात करेंगे, लोगों को मरने के बाद क्या किया जाता था, तो यहाँ पे सावधान का भी साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से। अगर हम बात करें कि जब लोग बीमार हो जाते थे तो उनका इलाज कैसे होता था, तो देखिए कालीबंगा से क्या मिला, एक बालक की खोपड़ी मिली है जिसमें सुइयां चुभाई गई है। यह शल्य चिकित्सा का प्राचीनतम उदाहरण है। यानी कि हड़प्पा सभ्यता में चिकित्सा व्यवस्था भी उन्नत किस्म की थी, तो इतनी इतनी विशेषताएं थी वहां पे। लोथल की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, आते हैं लोथल। इस जगह की खोज किया था SR राव 1954 ईस्वी में। ओके, लोथल का खोज किया था 1954 में SR राव ने। ये गुजरात के अहमदाबाद जनपद में साबरमती नदी की सहायक नदी एक है, भगवा नदी, उसके तट पर स्थित है। कहाँ पे है, तो भगवा नदी के तट पर स्थित है। इसके जो दो भाग है, पश्चिमी और पूर्वी, इन दोनों को एक ही साथ दुर्गीकृत किया गया, अलग अलग नहीं बल्कि एक ही साथ मिला के घेराबंदी किया गया है, तोलेबंदी। लोथल से सैंधव सभ्यता का एक बंदरगाह नगर था। लोथल क्या था, सैंधव सभ्यता का एक बंदरगाह नगर था, यानी कि यहाँ से व्यापार, आवाजाही, कम्युनिकेशन, इन सब का बढ़ावा था। इसीलिए, और ये किसके तर्ज पे बना था, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के तर्ज पे ही बना है। इसीलिए इसको लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदाड़ो भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से इसके जो पूर्वी भाग है वहां एक गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं, डॉक यार्ड है ना, एक गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं पूर्वी भाग से। फिर जल प्रबंधन की व्यवस्था यहाँ पे उत्तम किस्म की मिला है। यहाँ से फारस की मोहर मिली है, यहाँ के मोहरों पर नाव का अंकन मिला है। जिसे दोस्तों मैंने बताया कि यहाँ पे बंदरगाह जब मिला है, यानी कि यहाँ नाव था, कम्युनिकेशन था, आना जाना था, तो यहाँ पे नाव तो होगा ही, है ना। तो उस यहाँ के मोहरों पे नाव का चित्र मिला है, नाव का अंकन मिला है। दूसरा कि यहाँ फारस की मोहरें मिले हैं, जो यह इंगित करता है, संदेश देता है कि फारस से इसकी व्यापार होती थी। हड़प्पा सभ्यता का व्यापार किसके साथ था, फारस के साथ, इसीलिए तो मोहरें मिली है। आगे और बात करें, मनके बनाने के कारखाने और साक्ष्य मिले हैं दोस्तों। और एक जगह मिला है आपका मनके बनाने के कारखाने चानूगढ़ से। उसके साथ अग्निकुंड, यहाँ अग्निकुंड मिला है। उसके साथ क्या मिला है, रंगाई के लिए हौज। देखिए कपड़े या कोई चीज के रंग जब करते हैं तो इस तरह से हौज बनाया जाता था। ठीक है दोस्तों, तो ये हौज यहाँ पे मिला है, जहाँ पे नीचे इधर पानी घोल देता था जिसमें कलर था। तो ये चीज भी आपको कहाँ से मिला है, लोथल से मिला है। प्रश्न अक्सर पूछता है। उसके साथ 3 युग्मित सावधान मिला, 3 युग्मित सावधान, यानी एक साथ 3 शवों को दफनाया गया। हो सकता है कि उस समय भी ट्रायंगल लव होगा और उन लोगों का कामयाब नहीं हुआ होगा तो कर लिया। ठीक है, तो ये बात की बात है, क्योंकि मैंने पहले वीडियो में कहा था कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि को नहीं पढ़ा जा सका। जब पढ़ा जाएगा तो बहुत सारे जो हिडन फैक्ट है वो सामने आएगी। आटा पीसने की पत्थर की चक्की मिली है। देखिए आटा पीसने के लिए पत्थर की चक्की। उसी तरह चावल के साक्ष्य मिले हैं और मिट्टी के बने नाव मिले हैं। देखिए दोस्तों, जैसे हम लोग जब बचपन में छोटे थे तो मिट्टी के तरह तरह के खिलौने बनाते थे, और यहाँ पे मैंने कहा कि बंदरगाह मिला है, गोदीवाड़ा मिला है। तो जब यहाँ नाव वगैरह जब चलता था तो हो सकता है कि बच्चे वहां पे क्या करते होंगे, खेलने के लिए नाव बनाए होंगे, तो वो चीज यहाँ पे मिला। आगे हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा मोहनजोदाड़ो की। ठीक है दोस्तों, मोहनजोदाड़ो। तो ये जो मोहनजोदाड़ो जो है, इसकी खोज आपको हम बता दें कि रखाल दास बनर्जी ने किया था। किसने किया था, रखाल दास बनर्जी ने। कब, तो 1922 ईस्वी में इसकी खोज किया था रखाल दास बनर्जी ने। ये कहाँ पे है, तो वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले के सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है ये दोस्तों। ठीक है, तो ये चीजें आप जानेंगे। ये क्या था आपका मोहनजोदाड़ो जो है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से जितने भी नगर हुआ है, यह सबसे बड़ा है। यहाँ पे जनसंख्या भी सर्वाधिक है दोस्तों। ऋतिक रोशन का पिक्चर आप देखे होंगे मोहनजोदाड़ो,
तो उसमें भी दिखाया गया है, ये मोहनजोदाड़ो नगर के बारे में उस पिक्चर में दिखाया गया है। अच्छा, मोहनजोदाड़ो का अगर अर्थ हम जानना चाहेंगे इसका नाम का, तो ये होता है मुर्दों या भूतों का टीला, है ना। इसको सिंधु का बाग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंधु का बाग। तो इससे भी प्रश्न आता है दोस्तों, आप इसको ध्यान में रखेंगे। स्तूप टीला भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि इस टीले पर कुषाण काल का स्तूप बना हुआ है, यानी कि बाद में जो है कुषाण काल के समय में भी वहां पे एक टीला का निर्माण किया गया था, इसीलिए। चलिए और बात करते हैं। देखिए, मोहनजोदाड़ो के दुर्ग में या टीले पर क्या क्या मिला है, ठीक है। मोहनजोदाड़ो, तो एक सबसे पहली बात देखते हैं, एक विशाल स्नानागार मिला है। ये आकार में बहुत बड़ा था, विशाल स्नानागार। इसकी जो इस स्नानागार की जो विशेषताएं है, इसमें सबसे पहले आप देखेंगे कि इसका फर्श जो है पक्की ईंटों का बना हुआ है, यानी कि इससे एक चीज यह भी है कि वहां पे मोहनजोदाड़ो में या हड़प्पा सभ्यता में पक्की ईंटों का प्रयोग होता था, ठीक है। और इसका फर्श क्या है? पक्की ईंटों का बना हुआ है। जैसे आजकल हम लोग घरों में टाइल्स या मार्बल लगाते हैं, उसी तरह यहाँ पक्की ईंटों का बना हुआ। इस स्नानागार के दोनों ओर उतरने के लिए सीढ़ियां बना हुआ था। साथ ही इस स्नानागार के बगल में जो कमरे बने हुए थे कपड़े वगैरह बदलने के लिए। तो इतनी बड़ी स्नानागार का हो सकता है धार्मिक अनुष्ठानों के लिए किया जाता होगा। जब बीच बीच में धार्मिक अनुष्ठान होता होगा, तब सब एक साथ स्नान करते होंगे, इस तरह का प्रयोग किया जाता होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं अन्नागार। दोस्तों, दूसरी विशेषता क्या है? अन्नागार। जिस तरह आज हम लोगों के पास स्टोरेज होता है खाद्यान्न को स्टोर करने के लिए, उसी तरह अन्नागार मिला है। और ये बड़ी इमारत थी, ठीक है, जिसमें 6 कमरे मिले हैं। क्या मिले हैं? 6 बड़े बड़े कमरे मिले हैं जो अन्नागार को स्टोर करते थे। इसके साथ क्या मिला दोस्तों? सभा भवन मिला है। और ये सभा भवन जो मिला है, इसका जो था लंबाई चौड़ाई 27 × 27 मीटर, यानी 27 लंबा 27 चौड़ा मीटर था, वर्गाकार रूप में था। इसके साथ और क्या मिला है? तो पुरोहित का आवास मिला है। और ये कहाँ है? स्नाना घर जो है, धर लिखा गया है। स्नानागार जो स्नान करने के लिए जो विशाल स्नानागार है, उसके उत्तर पूर्व में पुरोहित का घर था, पुरोहित का आवास था। दोस्तों, कला एवं शिल्प की बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है दोस्तों, शिल्प की जगह सित्य हो गया। तो कला एवं शिल्प की बात आप इसको देखेंगे। इसमें हम लोग थोड़ा देखते हैं हड़प्पा में क्या मिला है? तो पत्थर की पुजारी की मूर्ति मिली है हड़प्पा में, और मिला है तांबे की मानव मूर्ति। तो हड़प्पा में 2 चीज इधर देखेंगे। मोहनजोदाड़ो में कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है। दोस्तों, जब आप पिक्चर देखे होंगे मोहनजोदाड़ो की, उसमें हीरोइन जब नहाने जाती है तो एक मूर्ति लेके जाती है जिसको स्नानागार में छोड़ के आती है। आप देखे होंगे तो आपको याद आएगा। और हम लोग देखते हैं क्या है, हालांकि इन चीज शहरों का हम लोग अलग से बात करेंगे, थोड़ा चर्चा करेंगे। बनावली में हम लोग देखेंगे मिट्टी के हल मिले हैं। क्या मिले हैं? मिट्टी के हल बनावली में। लेकिन इसके साथ साथ मोहनजोदाड़ो में भी मिट्टी के हल मिले। कालीबंगा में दोस्तों कांसा के बैल मिले, है ना, कांसा के बना हुआ बैल मिले, जो कि मूर्ति कला के उत्कृष्ट उदाहरण है और विशेषता है। मनुमूर्ति जो बनाया जाता था जो दोस्तों, ये चिकोटी पद्धति से बनाया जाता था, चिकोटी पद्धति। और ये किस चीज का बनता था? तो सेल खड़ी का ज्यादा बनाया जाता था, सेल खड़ी का प्रयोग किया जाता था, ठीक है दोस्तों। एक मोहनजोदाड़ो से एक घोड़े के मनुमूर्ति प्राप्त हुई है। कहां से? मोहनजोदाड़ो से घोड़े की मनुमूर्ति प्राप्त हुई है। उसी तरह से हम मनके की बात करें कि मनके कहां से है, तो ये चनोदड़ो से प्राप्त हुई। इनका साक्ष्य मनके का है ना दोस्तों, ना, चनोदड़ो से मनके बनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हालांकि लोथल से भी इसका साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। साथ ही आभूषण की अगर हम बात करें, ये कहां से मिला है? आपका चनोदड़ो से आभूषण मिला है, जिसमें सोना, चांदी, माणिक्य का आभूषण देखने को मिलता है, ठीक है। और मिट्टी, सीप और हाथी दांत के भी आभूषण मिले हैं, ठीक है। तो मनका बनाने का कारखाना चनोदड़ो और लोथल दोनों जगह से मिला है। मृद भांड की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो मृद भांड काले व लाल रंग के मृद भांड थे।
जो सर्वाधिक प्रचलित थे, है ना। सर्वाधिक प्रचलित कौन था? काले और लाल रंग के मृदभांड। काले व लाल मृदभांड सर्वाधिक प्रचलित थे, है ना। लोथल के मृदभांड पर पंचतंत्र की जैसी कहानियां उत्कीर्ण मिली है। देखिए, जो लोथल से जो मृदभांड प्राप्त हुआ है उसमें पंचतंत्र की कहानियों के समान ही उसमें अंकित मिले हैं कहानी। ठीक है दोस्तों। आगे अगर हम बात करें मोहर की, जिसे मैंने पिछले वीडियो में कहे थे कि अधिकांश मोहर किस चीज का बनाया गया था, तो सेल खड़ी की, है ना। सेल खड़ी के बनाया जाता था। यह कला एवं स्थापत्य कला का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है, वहां का मोहर जो बनाया जाता था, क्योंकि उस मोहर में बहुत सारे वस्तुएं या जानवरों का इसका चित्र अंकित मिले हैं। इन मोहरों का आकार कैसे होता था? तो चौकोर भी होते थे, है ना। चौकोर भी इसका आकार होता था, वर्गाकार भी होता था और बेलनाकार का भी होता था। बेलनाकार आकार का भी मिलता था। ये दोस्तों, ये जो बेलनाकार मिला है ये कहां से मिला है? लोथल से। साथ ही एक चीज और जानेंगे कि ये जो बेलनाकार है ना, यहाँ का जो मोहर, इस तरह का मोहर फारस में प्रयोग किया जाता था। बेलनाकार का मोहर कहाँ से? फारस में। और एक चीज मैंने कहा कि लोथल से क्या मिला था? गोदीवाड़ा, बंदरगाह और वहां पे फारस के भी मोहरे मिले, यानी कि यहाँ दोनों का व्यापार होता था। तो कहीं ना कहीं वहां से भी प्रभावित हुआ होगा बेलनाकार, है ना, बेलनाकार मोहर के लिए। और दोस्तों और क्या मिला? तो मोहनजोदाड़ो से जो मोहर मिला है उसमें बैल का चित्र मिला है। ठीक है, मोहनजोदाड़ो से जो मोहर मिला है उसमें बैल का चित्र मिला है। अच्छा, और एक चीज बात करें, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के बीच की दूरी की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये 482 किलोमीटर की दूरी था। दोनों शहरों के बीच की दूरी कितना था? 482 किलोमीटर दूर। इसलिए एक इतिहासकार महोदय जो है पीगट, इसने कहा सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी, यानी कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को सिंधु सभ्यता का क्या कहा? जुड़वा राजधानी। और एक चीज हम लोग बात करते हैं दोस्तों चन्हुदड़ो की। ये ऐसा शहर था एकमात्र जिसका कोई दुर्गीकरण नहीं किया गया था। यहाँ से हमें सिंधु संस्कृति, झुकर संस्कृति और झाकर संस्कृति के प्रमाण मिले हैं। कहाँ से? चन्हुदड़ो से। सिंधु संस्कृति, झुकर संस्कृति, झाकर संस्कृति, ये तीनों प्रमाण हमें कहाँ से मिला? चन्हुदड़ो से। और यहाँ कोई दुर्गीकरण नहीं था। हो सकता है कि इसलिए दुर्गीकरण नहीं किया गया था क्योंकि ये शहर में क्या था? ब्यूटी पार्लर का केंद्र था, और ब्यूटी पार्लर तो सब कोई जाता है, इसलिए कोई रोक टोक नहीं, कोई दुर्गीकरण नहीं, सबका आना जाने के था। एक चीज और देखेंगे दोस्तों जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगता है, जैसे ये जो सिंधु नदी क्षेत्र है, सिंधु नदी बह रहा है, तो इस सिंधु नदी के दाहिने तरफ मोहनजोदाड़ो है, जिसकी खोज किया था 1922 में रखालदास बनर्जी ने। और इसके दाएं ओर जो है ना, दाएं ओर कौन है? मोहनजोदाड़ो। और इसके बाएं ओर है चन्हुदड़ो, जिसकी खोज किया था एन.जे. मजूमदार ने 1931 में। इसी चन्हुदड़ो में प्रसाधन केंद्र मिला है, ब्यूटी पार्लर। ठीक है दोस्तों, ओके। आगे हम लोग बात करते हैं सिक्का की, हम लोग बात करते हैं, है ना। चन्हुदड़ो में और क्या मिला है? तो आपका देखिए कारखाना मिला है मनके बनाने का, लोथल से भी मिला है। वो लिपस्टिक, कंघा, अस्तुरा, काजल, ये सब कहाँ से था? तो चन्हुदड़ो से। दूसरा, यहाँ से जो सिक्का प्राप्त हुआ दोस्तों, जो सिक्के प्राप्त हुए हैं चन्हुदड़ो से, इस सिक्के में 3 घड़ियाल के चित्र बने हुए मिले हैं और 2 मछलियों के चित्र बने हुए मिले हैं दोस्तों। और एक चीज चन्हुदड़ो से क्या मिला है? बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पंजे का निशान मिला है। किसमें? ईंटों में। ठीक है, जो ईंट होता था उस ईंट में मिला है। किसका? बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान। देखिए आजकल जो ईंट बनाया जाता है जमीन में, ग्राउंड में, तो सूखने के लिए उसको ऐसे छोड़ देते हैं। हो सकता है कि उसी तरह से वहां पे भी किया होगा, जिसमें बिल्ली आगे दौड़ा होगा, पीछे उसको पकड़ने के लिए कुत्ता दौड़ा होगा, तो पंजा का निशान रह गया, तो इसीलिए वहां मिला। कुछ ईंटें वहां वक्राकार ईंटें भी मिले हैं, जिसका आकार था। कहाँ? चन्हुदड़ो में। चन्हुदड़ो में और क्या मिला? मिट्टी की पकी हुई पाइप नुमा नालियों का प्रयोग होता था चन्हुदड़ो में। ठीक है दोस्तों,
तो ये चीजें हम लोग देखें। अब हम लोग बात करते हैं और एक शहर बनावली की। ठीक है, ये हरियाणा के फतेहाबाद जनपद में घग्गर नदी, जिसको सरस्वती नदी के नाम से जाना जाता था, के तट पर स्थित है। इसका खोज किया था 1974 में आर एस बिस्ट ने। क्या किसने किया था? आर एस बिस्ट ने। यहाँ पे मिट्टी के हल का साक्ष्य मिला है, आप देख सकते हैं चित्र में, यहाँ पे है ना, मिट्टी के हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। बढ़िया किस्म की जौ के प्रमाण मिले हैं। अधिकांश घरों में अग्नि कुंड के प्रमाण मिले हैं। हो सकता है ये चूल्हा जलाने की बात हो रहा हो, इसलिए अग्नि कुंड है ना। उसके बाद क्या मिला है? एक चीज यहाँ बनावली में कमी था, वो था जल निकासी का अभाव देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग बात करते हैं धोलावीरा की, है ना। तो धोलावीरा की बात करते हैं दोस्तों, इसकी खोज किया था जेपी जोशी ने। ठीक है, और बाद में यहाँ की बिस्ट महोदय ने भी किया था। तो जेपी जोशी ने खोज किया था 67-68 में। ये गुजरात प्रांत के कच्छ जनपद में भचाऊ तहसील में स्थित है। कहाँ है? भचाऊ तहसील में। धोला का अर्थ होता है सुख और वीरा का अर्थ होता है कुआं, इसीलिए इसका नाम पड़ गया धोला वीरा। यहाँ टीले पर एक पुरानी कुआं भी मिला है। अच्छा, एक चीज और कहे थे कि जितने भी शहर थे, नगर थे, वो दो भागों में बटे हुए थे, पूर्वी और पश्चिमी। लेकिन ये जो धोलावीरा है ये 3 भागों में बटा था। कौन कौन सा? मध्य किला, है ना, उत्तरी किला, मध्य और निचला। यहाँ उत्तर छूट गया दोस्तों। उत्तर, मध्य और निचला 3 भागों में बटा हुआ मिला था। उसी तरह से दोस्तों यहाँ से और क्या मिला है? तो स्टेडियम के साक्ष्य मिले, अभिलेख मिले, नेवले के पत्थर की मूर्ति मिले। ये प्रश्न अक्सर आपसे पूछता है कि नेवले के पत्थर की मूर्ति कहाँ से मिला है? तो धोलावीरा से। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग विशाल जलाशय भी यहाँ से मिला है। ओके दोस्तों, तो आज के लिए हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे कि वहाँ के सामाजिक जीवन कैसे था, ठीक है, और वहाँ के धार्मिक जीवन कैसे थे, इन सारी चीज, राजनीतिक जीवन कैसे था, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और उससे पहले हम लोग और एक चीज देखेंगे अगले वीडियो में, सभी शहरों का जो खुदाई हुए हैं, जो मुख्य प्रमुख शहर है, उनको नगर है, उनका एक संक्षिप्त वीडियो भी हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद। आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, धन्यवाद।